अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स के एमएचटी सीईटी के पीवाईक्यूज करेंगे फॉर द ईयर 2021। और याद रखना कि रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस दो आते हैं एग्जाम में, हर साल फिक्स्ड है, कंफर्म्ड है। इसलिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। देखो 11th स्टैंडर्ड से टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं 10। ओके, उसमें भी दो क्वेश्चंस तो डायरेक्टली इसी में से आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जब मैंने वीडियो बनाया तो मैंने 11th और 12th दोनों का क्वेश्चन कर लिया। सिमिलरली सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की जब वीडियो बनाऊंगा तो 11th और 12th दोनों के बना लूंगा, राइट। तो अब हम लोग रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं वन बाय वन एवरीथिंग। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो ये जो डेंसर मीडियम है ना, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं n मान लेता हूँ, राइट। रेयर, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं n मान लेता हूँ डेंसर मीडियम के, और रेयर मीडियम में गया रे। द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर। तो रिफ्लेक्ट भी हुआ और रिफ्रैक्ट भी हुआ। तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। एक काम करता हूँ, नाम दे देता हूँ सब रेस को, तो ज्यादा अच्छा रहेगा बात करने को। इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो देखो ए बी इंसिडेंट रे है, बी डी रिफ्लेक्टेड रे है और बी सी रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, याद रखना। तो रे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, रिफ्रैक्ट भी हो रहा है। R and R1 are the angle of the reflected and the refracted ray are perpendicular। तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस के बीच के एंगल 90 है, मतलब ये वाली एंगल मुझे पता है, ये एंगल 90 डिग्री दी हुई है। ठीक है, ये एंगल 90 है। इफ R and R1 are the angle of reflection and refraction, तो R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और R हमेशा I होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और R1 is the angle of refraction, C is the critical angle, then what is the angle of incidence? मतलब हमको फाइनल आंसर क्या चाहिए? I का, और I का आंसर हमको क्रिटिकल एंगल के टर्म्स में चाहिए। तो देखो क्रिटिकल एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कनेक्शन है, और साइन I और साइन R1 का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कनेक्शन है। इस तरह से हम इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, और स्नेल्स लॉ के लिए मैं क्या करूंगा? बाउंड्री पे हाथ रखूंगा, राइट। तो ऊपर वाला मीडियम बाय स्नेल्स लॉ, देखो स्नेल्स लॉ लगाने का तरीका मेरे ख्याल से सबको पता होगा। बाय स्नेल्स लॉ इस, ये देखो ये लाइन है, ये एक लाइन बना ले रहा हूं येलो कलर का। इसके ऊपर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ऊपर वाले एंगल का साइन विल बी इक्वल टू नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू नीचे वाले मीडियम का साइन। अब ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है क्योंकि एयर है, ऊपर ऊपर एयर मान लेता हूं, ठीक है। और इनटू साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल क्या ऊपर R1 है, दैट विल बी इक्वल टू नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि n है, और नीचे एंगल कितना है? I, तो साइन I आएगा, राइट। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, राइट। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक अगर मैं ऐड करूं तो आंसर 180 आएगा। तो मैं लिख सकता हूं R1 प्लस 90 प्लस R इज इक्वल टू 180। और मैं जानता हूं कि R के जगह पे I लिखा जा सकता है, R के जगह पे I लिखा जा सकता है बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये होगा R1 प्लस I। तो मैंने इस R के जगह पे I लिख दिया, और 90 राइट में जाएगा, 180 माइनस 90 90 हो जाएगा। तो मैं R1 को लिख सकता हूँ 90 माइनस I। ठीक है, R1 को 90 माइनस I लिख लिया। सब्सटीट्यूट कर लो इक्वेशन नंबर 1 में। अगर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट किया तो आई विल गेट द आंसर एज सब्सटीट्यूटिंग इन 1, सब्सटीट्यूटिंग इन 1। अगर 1 में सब्सटीट्यूट किया तो आंसर आएगा साइन R1 इज इक्वल टू n। साइन R1 नहीं, हमने डिसाइड किया था ना R1 को 90 माइनस I लिखेंगे, तो R1 के जगह पे मैं 90 माइनस I लिखने जा रहा हूँ। हाँ, 90 माइनस I इज इक्वल टू n साइन I, n साइन I। तो ये हो गया cos I, cos I इज इक्वल टू n साइन I, ऐसे कुछ आ गया, राइट। तो इससे मुझे n मिल गया, n विल बी इक्वल टू व्हाट? cos I डिवाइडेड बाय sin I, cos I डिवाइडेड बाय sin I। चलो ऐसे ही छोड़ देता हूँ, cos I डिवाइडेड cot I आ जाएगा, राइट। cot I, cot I। तो ये हो गया cot I, cos I बाय sin I इज cot I। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का भी रिलेशन में जानता हूँ, n इज इक्वल टू 1 बाय साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड तो n है, तो दोनों को इक्वेट करूंगा तो आंसर आएगा cot I इज इक्वल टू 1 बाय साइन c। अब मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ। अगर cot I का रेसिप्रोकल लूंगा तो वो हो जाएगा tan I। cot I का रेसिप्रोकल cot का रेसिप्रोकल tan हो जाएगा, राइट। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेते, तो यहाँ पे आएगा tan I, और 1 बाय साइन c का रेसिप्रोकल साइन c हो जाएगा। तो I मिल गया मुझे, I का आंसर आएगा I इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन c।
I इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin c, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, tan इनवर्स ऑफ sin c, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट. दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं. A convex lens, a convex lens of focal length produces a real image n times the size of the object. देखो रियल इमेज है तो एक बात तो पक्की है, रियल इमेज मतलब अगर कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाएगा तो वो इन्वर्टेड होगा, ये पक्की बात है. और अगर अगर इन्वर्टेड होगा रियल इमेज, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा, तो मैग्निफिकेशन को नेगेटिव लिया जाता है. मतलब तुम्हारा जो इमेज है वो n टाइम्स बड़ा है, राइट, उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं, लेकिन नेगेटिव लेंगे, -n. और v का फॉर्मूला और क्या होता है, देखो मैग्निफिकेशन का और एक फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन की जगह पे लिखा जा सकता है v बाई यू. तो v बाई यू इज इक्वल टू -n. मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो तुम्हारा इमेज जो है n टाइम्स बड़ा हो गया, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू n हो गई. माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि इमेज उल्टा बनेगा. कैसे पता चला उल्टा बनेगा, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है कॉन्वेक्स लेंस से. अब पूछा क्या है कि द इमेज डिस्टेंसेस, चलो इसको यहाँ पे छोड़ दो इक्वेशन नंबर 1 बोल के. अब देखो लेंस मेकर्स, लेंस की फॉर्मूला क्या है, लेंस इक्वेशन क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. 1/u 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. हमको v चाहिए, राइट, तो v को ऐसे ही छोड़ दो. u के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, u के जगह पे लिखा जा सकता है u के जगह पे लिखा जा सकता है v बाय माइनस n. क्या लिखा जा सकता है, v बाय माइनस n, राइट. तो u के जगह पे क्या लिखा जाएगा, v बाय माइनस n, v बाय माइनस n, राइट, v बाय माइनस n दैट इज इक्वल टू 1/f फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन 1 से मैंने क्या किया, v u के जगह पे क्या लिखा, माइनस v बाय n. तो आंसर आएगा 1/v, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये n ऊपर चला जाएगा, n/v इक्वल टू 1/f. तो फाइनली तुम्हारा आंसर क्या आएगा, देखो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई v इक्वल टू 1/f. तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v इज इक्वल टू n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय फोकल लेंथ. तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, ये f है, प्रिंटिंग एरर है f. A convex lens of focal length f is used to form an image whose size is 1/4 that of the size of the object. 1/4 size of the object, right? मतलब इमेज की साइज कितनी है, 1/4 of the size of the object. Then the object distance is. अब इस बार u पूछा है ना कि v पूछा है. u is equal to question mark, फोकल लेंथ तो f दिया हुआ है और क्या बोला हुआ है कि साइज ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन होगा 1/4. तुम्हारा ऑब्जेक्ट इमेज का साइज 1/4 है, 1/4, लेकिन नेगेटिव लिखूंगा मैं. अब मैं फिर बता रहा हूं नेगेटिव क्यों लिखा मैंने, देखो ध्यान से सुनना, नेगेटिव क्यों लिखा है मैंने, बता रहा हूं तुम लोगों को. इमेज डिमिनिश्ड है तुम्हारा, राइट. अगर इमेज डिमिनिश्ड है इसका मतलब क्या होता है, इमेज इन्वर्टेड बनता है, राइट. इमेज इन्वर्टेड बनेगा और अगर इमेज इन्वर्टेड बनेगा तो -1/4 आता है. अगर तुमको लेंस के बारे में मालूम है तो तुमको पता होगा कि जब इमेज छोटे साइज का बनता है तो वो इन्वर्टेड होता है, तो m विल बी इक्वल टू -1/4, राइट, -1/4 होता है. एक ही सिचुएशन होता है जहां पे इमेज एरेक्ट बनता है, इफ द इमेज इज केप्ट एरेक्ट बनता है और मैग्निफाइड बनता है. दैट इज आई विल टेल यू व्हिच सिचुएशन, जब तुम ऑब्जेक्ट को फोकस और लेंस के बीच में रखोगे, दैट इज विद इन द फोकस रखोगे, राइट. अदरवाइज हमेशा इमेज कैसे बनता है, हमेशा इमेज इन्वर्टेड ही बनता है. तो m इज इक्वल टू -1/4 लिखा मैंने. देखो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ एक सिचुएशन है जहां पे तुम्हारा इमेज एरेक्ट और मैग्निफाइड बनेगा, ओके. और वो सिचुएशन है जब तुम इमेज ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, विद इन द फोकस, राइट. अदरवाइज हमेशा तुम्हारा इमेज क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा. तो इसलिए मैंने m को -1/4 लिखा क्योंकि ये तो डिमिनिश्ड इमेज है तो हमेशा इन्वर्टेड ही होगा. अच्छा, m को मैं v/u भी लिख सकता हूं, तो v/u विल बी इक्वल टू -1/4. और इस बार मुझे क्या चाहिए, u चाहिए. इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं, फिर से लेंस इक्वेशन यूज करूंगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. अब मैं v को रिप्लेस करूंगा तो v हो जाएगा -u/4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, -u/4, ठीक है. ये हो गया -1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है. तो ये हो जाएगा -4/u
माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, राइट। तो फाइनल आंसर क्या आएगा तुम्हारा? फाइनल आंसर आएगा -5f, -5/u इक्वल टू 1/f। तो u का आंसर आएगा -5f, -5f। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो वैसे भी नेगेटिव ही आता है, हम लोगों को मालूम है। तो u का आंसर आया -5f, -5f करके कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Inside a vessel filled with a liquid of converging lengths is placed as shown in the figure. Inside a vessel filled with a liquid a converging lens, मतलब लिक्विड के अंदर एक converging lens मतलब convex lens रखा हुआ है। Lens has a focal length 15 centimeter when in air and has a refractive index 3/2. If the liquid has a refractive index 9/5, then the focal length of the lens in the liquid is, मतलब बेसिकली जब एयर में था तो उसकी फोकल लेंथ कितनी थी? 15 सेंटीमीटर। अब जब उसे लिक्विड में डाल दिया गया तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? फर्क पड़ता है लिक्विड से, मैं बताता हूँ, सुनो। देखो, हमको हमारे पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला है जो कहता है कि 1/f इज इक्वल टू व्हाट? म्यू लेंस, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है हमेशा, राइट। म्यू लेंस, या इस समय म्यू लेंस मतलब कोई ग्लास का म्यू लेंस 3/2 है, राइट। म्यू लेंस -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। और याद रखना ये विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है हमेशा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f के f मालूम है ना हम लोग को, f15 है, f15 है, f की वैल्यू दी हुई है 15, इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, क्योंकि लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2, दिस इज द आंसर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ये तो पहला वाला इक्वेशन है। देखो सेकेंड सिचुएशन में किया क्या गया? सेकेंड सिचुएशन में क्या किया गया? तुम्हारे लेंस को पानी में डाल दिया गया। अब लेंस को पानी में डालने से क्या होगा? फोकल लेंथ f डैश मान लेता हूं, नया वाला फोकल लेंथ f डैश है। अब ये जो होगा ना, ये म्यू लेंस विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड हो जाएगा। म्यू लेंस विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, म्यू लेंस विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। एक काम करता हूँ, लिक्विड को क्या लिखूं? f लिख देता हूँ, लिक्विड को फ्लूइड लिख देता हूँ, फ्लूइड f लिख देता हूँ, राइट। तो म्यू लेंस, L मतलब लेंस और f मतलब फ्लूइड, -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो देखो फर्क कुछ नहीं पड़ा, सिर्फ इतना सा चेंज हो गया कि पहले तुम्हारा म्यू लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर था, म्यू लेंस विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड हो गया, ठीक है। 1/f डैश विल बी इक्वल टू व्हाट? म्यू लेंस विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड कैसे निकालोगे? म्यू लेंस डिवाइडेड बाय म्यू फ्लूइड, -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। रेडियस तो चेंज नहीं होता ना पानी में डालने से। तो अब क्या होगा देखो, 1/f डैश विल बी इक्वल टू म्यू लेंस मतलब 3/2, 3/2 को 9/5 से डिवाइड करना है, 3/2 बाय 9/5 ऐसे होगा ना, -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, राइट। तो 1/f डैश इज इक्वल टू क्या? ये कितना होगा? 3/2 और 9/5 क्या हो जाएगा? रुको, 3/2 इंटू 5/9 होगा, 3/2 इंटू 5/9 क्या होगा? 5/6, 5/6 होगा, राइट। हाँ 5/6 ही होगा। 5/6 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। अब एक काम करते हैं, इसको मैं बुला लूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर लो। क्या करोगे? इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर लो। तो अगर डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग 1/2, तो इससे क्या होगा मालूम है? f डैश ऊपर चला जाएगा, f नीचे आ जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे ऊपर 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? हाफ। और यहाँ पे 5/6 माइनस 1 क्या हो जाएगा? -1/6। और 1/r1 माइनस 1/r2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो योर फाइनल आंसर विल बी f डैश इज इक्वल टू 15 इंटू हाफ, और ये हो जाएगा -6/1, -6/1 ऐसे हो जाएगा, राइट। तो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा f डैश इज इक्वल टू -45 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है f डैश इज इक्वल टू -45। देखो कुछ हुआ नहीं इस प्रॉब्लम में, मैंने सीधा लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज किया, 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस -1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। पानी में डालने से क्या हुआ? म्यू चेंज हो गया। म्यू पहले लेंस था ना विद रिस्पेक्ट टू एयर, अब क्या हो गया? लेंस विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। बस इतना सा ही चेंज हुआ एंड योर आंसर इज -45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A ray of light is incident at an angle I, एंगल ऑफ इंसिडेंस I दिया हुआ है, ओके।
ऑन वन फेस ऑफ अ थिन प्रिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, थिन प्रिज्म है। द रे इमर्जेस नॉर्मली, नॉर्मली मतलब देखो इस सरफेस से ये परपेंडिकुलर बाहर आ गया, सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर आ गया, मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो इमर्जेंट रे है, वो नॉर्मल के साथ कोई एंगल ही नहीं बनाएगा क्योंकि वो खुद ही नॉर्मल है। तो ऐसे सिचुएशन में ई बी जीरो हो गया और आर टू भी जीरो हो गया, राइट, दोनों जीरो हो गया, ई बी जीरो आर टू भी जीरो। Refractive index of the prism is n and angle of prism is a. What is the angle of incidence? Angle of incidence. चलो पहले एक काम करते हैं। पहले तो मैं तुमको ये बता देता हूँ कि a का फॉर्मूला क्या होता है। a is equal to r1 plus r2, और अगर r2 जीरो होगा, r2 जीरो होगा तो a will be equal to r1। तो पहली बात तो मुझे ये पता चला कि a is equal to r1, ये ध्यान से सोच लेना। अब क्या करूंगा, मैं फर्स्ट वाले बाउंड्री पे अपना हाथ रखूंगा और स्नेल्स लॉ यूज करूंगा। जो फर्स्ट वाला प्रिज्म का फेस है उस पे मैं अपना हाथ रखूंगा और क्या यूज करूंगा, स्नेल्स लॉ। तो इस बाउंड्री के लेफ्ट वाला मीडियम जो कि एयर है, बाय स्नेल्स लॉ ऑन द फर्स्ट सरफेस, बाय स्नेल्स लॉ ऑन द फर्स्ट सरफेस, ठीक है। देखो सरफेस के लेफ्ट वाला जो मीडियम है वो तो एयर है, तो क्या फॉर्मूला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑन द लेफ्ट विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑन द राइट। तो लेफ्ट में क्या है, देखो लेफ्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है क्योंकि एयर है, और एंगल कितना है लेफ्ट साइड में फर्स्ट फेस के साइन आए, विल बी इक्वल टू राइट साइड में मीडियम को n बोला हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और एंगल क्या है साइन r1, करेक्ट है, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन i इज इक्वल टू n टाइम्स r1 की जगह पे मैं a लिखूंगा, r1 की जगह पे मैं a लिखूंगा। अब ध्यान से सुनना कि बोला हुआ है, देखो साइन तो मुझे चाहिए नहीं क्योंकि ऑप्शन में साइन तो है नहीं, तो बोला हुआ है थिन प्रिज्म, ओके। क्योंकि प्रिज्म थिन है इसलिए मैं एक काम करता हूं, देखो क्योंकि प्रिज्म थिन है मैं लिख सकता हूं, सिंस द प्रिज्म इज थिन, सिंस प्रिज्म इज व्हाट, थिन, क्योंकि थिन प्रिज्म है, मैं लिख सकता हूं साइन आई विल बी इक्वल टू आई, ये तो शायद सब लोगों को पता होगा, साइन ए विल बी इक्वल टू ए। तो साइन आई की जगह सीधा आई आ जाएगा, n तो एज इट इज, i इज इक्वल टू na, i इज इक्वल टू na, i इज इक्वल टू na, मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, राइट, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ग्लास क्यूब ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर हैज अ स्मॉल एयर बबल ट्रैप्ड इनसाइड। तो ये जो एयर बबल है ना, मैंने ब्लू कलर में दिखाई है, देखो ये जो ब्लू कलर में दिखाई है ना, ये एयर बबल है, दिस इज एयर बबल, एयर बबल, राइट। सो ध्यान से सुनना, a glass cube of length 24 centimeter, length 24 centimeter has a air bubble trapped inside. When viewed normally from one face, it is 10 centimeter. मतलब समझो लेफ्ट साइड से देखा गया तो apparent depth 10 सेंटीमीटर है, when viewed from the opposite face, its apparent depth is 6 सेंटीमीटर। तो समझो ये आंख बनाई है मैंने, this is eye, okay, eye। तो जब लेफ्ट से देख रहे हो तो apparent depth कितना है 10, और जब राइट से देख रहे हो तो apparent depth कितना है 6। The refractive index of the glass is, ध्यान से सुनना, अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अपेरेंट डेप्थ फ्रॉम लेफ्ट, अपेरेंट डेप्थ फ्रॉम लेफ्ट, ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है, तो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनना एकदम, देखो समझो मैं मान लेता हूं कि यहां से लेफ्ट वाले साइड से रियल डेप्थ कितनी है x, यहां से यहां तक रियल डेप्थ कितनी है बबल की x, तो लेफ्ट साइड से यहां से कितना होगा y। मैंने बबल को रियल डेप्थ को क्या मान लिया, इस तरफ से x और इस तरफ से y, और याद रखना x प्लस y 24 होगा क्योंकि टोटल लेंथ तो 24 है ना क्यूब का। अब सुनो देखो बहुत आसान हो गया, अपेरेंट डेप्थ ऑन द लेफ्ट साइड विल बी इक्वल टू व्हाट, रियल डेप्थ ऑन द लेफ्ट साइड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। अब लेफ्ट साइड में अपेरेंट डेप्थ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और रियल डेप्थ कितना है x, तो x बाय n हो गया, तो x मिल गया 10n, x इज इक्वल टू 10n, ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग राइट साइड की बात करेंगे, अपेरेंट डेप्थ ऑन द राइट साइड जिसको मैं AD2 लिखूंगा, विल बी इक्वल टू व्हाट, रियल डेप्थ ऑन द राइट साइड डिवाइडेड बाय म्यू डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n लिखेंगे, एक मिनट, म्यू नहीं n लिखेंगे, चलो सब जगह यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है तो n ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी n लिख दिया। तो अपेरेंट डेप्थ कितना राइट साइड से देखा गया तो कितना था 6, तो 6 इज इक्वल टू रियल डेप्थ तो y है डिवाइडेड बाय n, तो y इज इक्वल टू 6n। और हम क्या जानते हैं कि x प्लस वाई जोड़ने पे कितना आना चाहिए 24, हम जानते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, राइट। तो 10n प्लस 6n इज इक्वल टू 24, राइट।
तो 16n इज इक्वल टू 24, तो n क्या होगा, n विल बी इक्वल टू 24/16 जो होगा 3/2। 8 के टेबल में 3/2 और 3/2 कितना होता है 1.5, और 1.5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है, ये ग्लास है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है 1.5, ओके, एंड वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है 1.33। काफी आसान समय ये, क्रिटिकल एंगल पूछा हुआ है। देखो सिंपल है, हाथ रख लो बाउंड्री पे, ये बाउंड्री है, इस पे हाथ रख लो, हाथ रख लो, स्नेल्स लॉ लगा लो। क्रिटिकल एंगल का मतलब तो मालूम है ना, क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है, क्रिटिकल एंगल पे रे पैरेलल चले जाती है सरफेस को ऐसे, राइट, या बोल सकते हो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90, क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90। तो ध्यान से सुनो। अच्छा ये मैं कैसे जानता हूं कि रे ग्लास से वाटर में जा रही है, सिंपल सा लॉजिक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए जरूरी है कि रे ऑफ लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, इट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो ग्लास ज्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू वाटर, तो रे को कहां से कहां जाना पड़ेगा, ग्लास से वाटर की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हाथ रख लो बाउंड्री पे, नीचे वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि n ग्लास है, इनटू नीचे वाला साइन ऑफ एंगल जो कि साइन c है, इक्वल टू ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि nw है, ओके, एंड ये 1.5 है, 1.5, हाँ, nw इनटू साइन व्हाट, साइन ऊपर वाला एंगल 90 है। अब देखो n ग्लास कितना दिया 1.5, जिसको मैं 3/2 लिखूंगा, राइट, n वाटर कितना दिया है 1.33, जिसको मैं 4/3 लिखूंगा। तो मेरे ख्याल से साइन c का आंसर कितना आएगा 8/9, 8/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 ऊपर गया 3 नीचे गया, तो c का आंसर क्या आएगा, c विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ व्हाट 8/9, दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to refractive index of the lens। देखो 1/f is equal to क्या है फॉर्मूला, म्यू ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग फ्लूइड माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान सम है। 1/f इज इक्वल टू म्यू लिक्विड अपॉन म्यू फ्लूइड माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। मतलब जनरली क्या होता है, तुम्हारा लेंस एयर में होता है, इस समय उन्होंने एक किसी लिक्विड में डाल दिया है, लिक्विड में डिप किया है, फ्लूइड में डिप किया समझो। क्या एल में लेंस के लिए यूज करता हूं, इसलिए मैंने वो लिक्विड के लिए फ्लूइड लिख दिया। अब देखो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, तो ये दोनों कट जाएंगे, दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है तो कट जाएंगे, 1 माइनस 1 0, तो तुम्हारा 1/f का आंसर क्या आएगा 0। तो f क्या होगा, f इज इक्वल टू 1/0, और 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट मतलब कौन सा आंसर है, आंसर सी, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बाइकॉन्वेक्स लेंस R1 R2 30 has a focal length equal to focal length of a concave mirror, what is the radius of curvature of the concave mirror। तो एकदम ध्यान से सुनना, पहले तो मैं फोकल लेंथ लेंस का निकाल लेता हूं, फिर आगे बात करेंगे, और उस लेंस की फोकल लेंथ किसके इक्वल है, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्टार्ट करते हैं। देखो अगर तुमको याद हो तो शायद बाइकॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, ओके, उसका फर्स्ट वाला सरफेस का रेडियस है ना राइट की तरफ होता है, तो R1 पॉजिटिव लेंगे 30, और ये जो लेफ्ट वाला साइड है ना, ये इसका रेडियस इस तरफ होगा ना लेफ्ट की तरफ, तो R2 को लेंगे -30, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा f 1/f इज इक्वल टू व्हाट n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। चलो सब्सटीट्यूट कर लेते हैं सब, तो 1/f लेंस, लेंस की निकाल रहे हैं अभी, 1/f लेंस इज इक्वल टू व्हाट, n कितना है 1.6, 1.6 माइनस 1 होगा 0.6 इंटू 1/30 माइनस 1/-30, ऐसे, ठीक है ऐसे। तो ये होगा 1/f लेंस इज इक्वल टू 0.6, 2/30 इज 1/15, 1/15, तो ये f लेंस क्या होगा तुम्हारा 15/0.6, 15/0.6 मतलब क्या होता है 125 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या बोला हुआ है देखो, ये जो फोकल लेंथ है ना, दिस इज इक्वल टू व्हाट, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, राइट ना। तो मतलब 25 इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज हाफ ऑफ रेडियस r/2, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज व्हाट r/2, रेडियस ऑफ द मिरर डिवाइडेड बाय 2, तो r का आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर, और मेरे ख्याल से ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब द क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम A into B मीडियम इज थीटा।
मतलब लाइट मीडियम ए से बी में जा रहा है और क्रिटिकल एंगल थीटा है, और क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है, ये मैं समझा चुका हूँ। द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम ए इज वी ए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी? मीडियम ए में लाइट की स्पीड क्या है? वी ए, तो मीडियम बी में लाइट की स्पीड कितनी होगी? लेट अस स्टार्ट। पहले तो ये जो बाउंड्री है इस पे हाथ रख लो और स्नेल्स लॉ लगा लो। स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं? ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1 है, नहीं 1 नहीं है, एक मिनट इरेज करता हूं, रुको, पता नहीं कौन सा मीडियम है, एयर है कि नहीं। तो ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि NB है इनटू ऊपर वाला एंगल जो कि sin 90 है, ओके, विल बी इक्वल टू नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि NA है इनटू नीचे वाला एंगल जो कि sin थीटा है, राइट। तो मुझे आंसर आएगा NB अपॉन NA इज इक्वल टू sin थीटा, ठीक है। sin 90 तो 1 हो गया। अब देखो, हम सब जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इसका मतलब क्या होगा? NB अपॉन NA विल बी इक्वल टू, उल्टा आएगा, VA अपॉन VB। मतलब NB अपॉन NA की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? NB अपॉन NA की जगह पे VA अपॉन VB आएगा। VA अपॉन VB इज इक्वल टू साइन थीटा, और मुझे पूछा गया VB, तो VB क्या होगा? VA डिवाइडेड बाय साइन थीटा, VA डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड ऑन अ वॉल, तो ये ऑब्जेक्ट ए बी मैंने बनाया दीवार के ऊपर। its image of equal size is obtained on a parallel wall with the help of convex lens। तो एक कॉन्वेक्स लेंस से एक और इमेज बना इसका जो कि सेम साइज का है, याद रखना इमेज सेम साइज का है, ओके, सेम साइज का इमेज बना है। द लेंस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d in front of the second wall। द लेंस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d in front of the second wall। अच्छा, मतलब ये सेकंड वॉल से d डिस्टेंस पे, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, ओके। द रिक्वायर्ड फोकल लेंथ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर तुमको थोड़ा भी आइडिया है लेंस के बारे में तो तुम जानते होगे कि इमेज और ऑब्जेक्ट साइज इक्वल कब होते हैं? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f। इफ द ऑब्जेक्ट, अगर ये डिस्टेंस 2f है ना, ये डिस्टेंस 2f, यहां से यहां तक ये 2 टाइम्स फोकल लेंथ है ना, तो इमेज भी 2f पे बनता है। ये बाय नॉलेज वी नो दैट कि अगर इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज इक्वल है, ऐसा कब होता है? दोनों का साइज इक्वल कब होता है? अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे रखोगे तो इमेज भी 2f पे बनेंगे, राइट। मतलब पक्की बात है कि d का वैल्यू क्या आएगा? d विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का आंसर क्या आएगा? d बाय 2। व्हाट इज द आंसर फॉर फोकल लेंथ? फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू d बाय 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर d, आंसर d डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये देखो रिपीटेटिव क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कर लेते हैं हम लोग। बस ए और बी के जगह पे उन्होंने क्या बोला? एक्स और वाई, तो देख लेता हूं, कर लेता हूं, ओके। द क्रिटिकल एंगल मीडियम एक्स से वाई में रह गया तो कितना एंगल? थीटा है। स्पीड ऑफ द लाइट इन एक्स इज वी एक्स, यहाँ पे लाइट की स्पीड कितनी है? वी एक्स, वी एक्स, और यहाँ पे वी वाई है। स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम वाई इज, वही इसमें स्पीड पूछा हुआ है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं आराम से सॉल्व। देखो पहले तो बाउंड्री पे हाथ रख लो, स्नेल्स लॉ लगा लो। बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ, ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि NY है इनटू ऊपर वाले मीडियम का साइन ऑफ एंगल जो कि sin 90 इक्वल टू नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि NX है इनटू नीचे वाले मीडियम का एंगल जो कि sin थीटा है। तो NY अपॉन NX इज इक्वल टू sin थीटा आ गया, इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया, करेक्ट है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो NY अपॉन NX को क्या लिख सकते हैं? NY अपॉन NX विल बी इक्वल टू VX अपॉन VY, ओके। NY अपॉन NX के जगह पे क्या लिख सकते हैं? उल्टा, VX अपॉन VY। तो VX अपॉन VY क्या होगा? VX अपॉन VY होगा साइन थीटा। तो VY क्या हो गया? VY विल बी इक्वल टू VX अपॉन साइन थीटा। हाँ, सेम क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, सेम टाइप क्वेश्चन, तो आंसर भी सेम ही आएगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग टाइम ऑफ टेलीस्कोप इज m, ओके। रिफ्रैक्टिंग टाइम टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर m है, और शायद तुम लोगों को फॉर्मूला पता होगा कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है? FO अपॉन FE। FO मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, FE मतलब फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। If the focal length of the eyepiece is doubled, then the magnifying power will be, देखो eyepiece को डबल किया ना खाली, तो m is inversely proportional to FE। FE को डबल किया, since FE is doubled, अगर FE को डबल किया, FE is doubled, तो मैग्नीफाइंग पावर का क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर will become half, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
magnifying power will become what? Will become half. Magnifying power will become what? Become half. तो हाफ वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर, देन टू ग्लास एंड देन अगेन फ्रॉम ग्लास टू एयर. मतलब एयर से पानी में गया, फिर पानी से ग्लास में गया, फिर ग्लास से एयर में गया. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ water with respect to air. Refractive index of water with respect to air is equal to x. Glass with respect to water. Glass with respect to water is what? Y. And air with respect to glass is what? Z. Air with respect to glass. Air with respect to glass is Z. देखो मैं इस टाइप which one of the following is correct. कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन है, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो. हमेशा ऐसे ही करने का. ओके, फिर अपने आप रिलेशंस आ जाते हैं. तीनों को मल्टीप्लाई कर लो. ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो. ओके, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तीनों को, मल्टीप्लाइंग व्हाट? 1 2 एंड 3. अगर तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू XYZ. ठीक है, देखो इसको क्या लिखा जा सकता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर into refractive index of glass upon refractive index of water into refractive index of air upon refractive index of glass is equal to XYZ. अब ध्यान से देखना, वाटर ने वाटर को कैंसिल कर दिया और ग्लास ने ग्लास को कैंसिल कर दिया, एयर ने एयर को कैंसिल कर दिया, तो फाइनल आंसर आएगा XYZ is equal to 1. खत्म. और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, circle of least confusion refers to which one of the following defects occurring in the images formed by mirrors or lenses. तो सिंपल सी बात है, देखो सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन कौन से वाले डिफेक्ट का रिलेशन में है? तो सिंपल है, स्पेरिकल एबरेशन. स्पेरिकल एबरेशन डायरेक्ट आंसर है स्पेरिकल एबरेशन का. क्योंकि क्या होता है, जो मार्जिनल रेज होते हैं, मार्जिनल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से दूर वाले रेज होते हैं, वो जल्दी कन्वर्ज हो जाता है. देखो वो नजदीक फोकल पोल के पास ही कन्वर्ज हो जाता है. समझो ये पोल है मिरर का, तो वो पोल के पास कन्वर्ज हो जाते हैं. तो मार्जिनल वाले रेज जल्दी कन्वर्ज हो जाते हैं, और जो कौन से रेज है, जो एक्सिस के पास वाले रेज है, वो थोड़े दूर कन्वर्ज होते हैं. इनको बोलते हैं पैराक्सियल रेज. आई होप यू अंडरस्टैंड. और वैसे भी देखो मैं तुमको बता देता हूँ, सिलेबस में अगर तुम देखो अपना बुक तो लिखा हुआ है साफ साफ कि भाई कोमा, एस्टिग्मेटिज्म, डिस्टॉर्शन, ये सब सिलेबस में है ही नहीं. तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो स्पेरिकल एब्रेशन का ही पूछेंगे ना. So this is the defect related with spherical aberration. तुम गवर्नमेंट बुक में चेक कर लेना, तुमको समझ में आ जाएगा. ये डायग्राम गवर्नमेंट बुक में भी बनाया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. A plano-convex lens of refractive index mu1 fits into a plano-concave lens of refractive index mu2. तो plano-convex lens होगा ऐसे, ये plano-convex lens है, और वो किसमें एकदम अच्छी तरह से फिट हो रहा है? plano-concave lens में. मतलब दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगी. R is the radius of curvature, the focal length of the combination. देखो ये ऐसे ऐसे, ठीक है. मतलब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस किसमें फिट हो गया? प्लेनो कॉन्केव लेंस में फिट हो गया. दोनों लेंस एक दूसरे में अच्छे से फिट हो गए. ठीक है. फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन. एक काम करता हूँ, इसके फोकल लेंथ को F1 मान लेता हूँ, इसके फोकल लेंथ को F2 मान लेता हूँ. राइट. तो फॉर्मूला क्या है? देखो 1/F1 is equal to what? 1/F1 is equal to what? mu1 minus 1 into mu1 minus 1 into क्या होगा? अपॉन r. और F2 का क्या आंसर आएगा? 1/F2 will be equal to what? Will be equal to mu2 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. लेकिन एक रेडियस इंफिनिटी होगी, पता है ना, तो अपॉन r होगा. लेकिन मैं इसको नेगेटिव लूंगा. क्यों नेगेटिव लेना चाहिए? बिकॉज ये कॉन्केव वाला है, तो कॉन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है. क्योंकि दोनों लेंस को चिपका के रखा हुआ है, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ कैसे निकालोगे? 1/f effective. 1/f effective is equal to 1/f1 plus 1/f2. तो याद रखना ये किसका था? कॉन्वेक्स वाले का. ठीक है. और ये किसका है? ये कॉन्केव वाले का. कॉन्केव वाले का मैंने नेगेटिव लिया जानबूझ के, क्योंकि कॉन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है. तो ये होगा 1/f effective will be equal to what? mu1 minus 1 minus mu2 minus 1 the whole divided by r. r कॉमन होगा ना दोनों का,
या चलो पहले एक स्टेप लिख लेता हूँ आर आर वाला, फिर उसके बाद देखते हैं इसको सॉल्व कर लेना। आंसर आएगा 1/f इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 तो कैंसिल हो जाएंगे, μ1 माइनस μ2 द होल डिवाइडेड बाय आर। तो फाइनली एफ इफेक्टिव का आंसर होगा, रिवर्स कर लो इसको, रेसिप्रोकल कर लो, r बाय μ1 माइनस μ2। ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, फाइनली हम लोग 24 सितंबर पे आ गए और ये आखिरी पेपर के क्वेश्चंस है। The radii of curvature of both the surfaces of the convex lens of focal length f and focal power p are equal। अच्छा ठीक है, radius of curvature equal है दोनों के। One of the surface is made plane by grinding। मतलब पहले एक क्वेश्चन को समझो, पहले एक कॉन्वेक्स लेंस था जिसको तुमने ग्राइंड करके क्या बना दिया, प्लेन बना दिया। व्हाट इज द न्यू फोकल लेंथ एंड द फोकल पावर। ठीक है, चलो कर लेते हैं। इसका इस तरफ वाला रेडियस तो पॉजिटिव होगा, प्लस आर लूंगा, और इस तरफ वाले रेडियस को क्या लूंगा, माइनस आर। और यहाँ पे तो एक रेडियस इंफिनिटी है, सिर्फ एक ही रेडियस है इसमें, है ना, एक ही रेडियस है। तो जब ये बाई कॉन्वेक्स लेंस था तो इसका फोकल लेंथ क्या हुआ करता था, 1/f इज इक्वल टू व्हाट, म्यू माइनस 1 इंटू व्हाट, 1/r माइनस 1/r2। देखो r1 r है, r2 माइनस r है, 1/-r। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 2/r होगा ना, तो r/2 म्यू माइनस 1, r/2 म्यू माइनस 1। कब, जब ये बाई कॉन्वेक्स था। ये कब की कहानी है, जब ये बाई कॉन्वेक्स था, बाई कॉन्वेक्स। तो जब ये बाई कॉन्वेक्स था तो इसकी फोकल लेंथ क्या थी, r/2 म्यू माइनस 1। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाएगा तो क्या होगा, देखो फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स एक रेडियस तो इन्फिनिटी हो जाता है, एक ही रेडियस बचता है, ये वाला r, और 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा। सो फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स अगर ये इसको इंफिनिटी डालोगे तो आंसर क्या आएगा, 1/f डैश लिखता हूं, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 खाली एक ही r बचेगा। अगर इसका रिवर्स लोगे तो f डैश इज इक्वल टू r बाई म्यू माइनस 1। अगर ध्यान से देखो तो ये 2f है, 2f इसका डबल है, देखो इसका डबल है, ये r बाई म्यू माइनस 1 इज डबल ऑफ r/2 इंटू म्यू माइनस 1। तो तुम्हारा फोकल लेंथ तो डबल हो गया, और पावर क्या होता है, 1/f। अगर फोकल लेंथ डबल हो गया तो पावर आधा हो गया। सिंस f इज डबल्ड, f इज डबल्ड, f इज डबल्ड, तो पावर हाफ हो जाएगा, पावर इज हाफ, पावर इज हाफ्ड, हाफ्ड। मतलब तुम्हारा फोकल लेंथ तो डबल होगा लेकिन पावर आधा हो जाएगा, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर बी, आंसर बी इज द आंसर, राइट। फोकल लेंथ डबल, पावर हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a glass slab has a refractive index mu with respect to air and critical angle is theta। critical angle theta है, मतलब mu को लिखा जा सकता है, mu लिखा है ना उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो मैं क्यों n लिखूं, उन्होंने mu लिखा है। तो mu इज इक्वल टू 1/sin थीटा, क्योंकि थीटा क्रिटिकल एंगल है तो डायरेक्टली लिख सकते हो mu इज इक्वल टू 1/sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1। If a ray of light is incident from air on the glass with the angle of incidence theta, then the corresponding angle of refraction is। If a ray of light is incident from air on the glass ना, ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, समझो ये ऊपर एयर है और नीचे क्या है, ग्लास है। तो ध्यान से देखना, ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा बोला हुआ है, ये थीटा है। पूछा हुआ है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम जानते हैं ना, दिया हुआ है म्यू, दिया हुआ है म्यू। तो सुनो वही करोगे, वापस ऊपर हाथ रख लो बाउंड्री पे, ऊपर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू व्हाट, नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू व्हाट, इंटू साइन आर, इंटू साइन आर। ठीक है, साइन आर हमको क्या चाहिए, if a ray of light is incident from air on the glass with the angle of incidence theta, then the angle of refraction पूछा है। ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखो, साइन थीटा क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 साइन थीटा के जगह पे 1/म्यू लिख सकते हैं। देखो ये इस इक्वेशन से साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1/म्यू। तो 1/म्यू इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। तो साइन आर क्या हो गया, साइन आर हो गया 1/म्यू स्क्वायर, 1/म्यू स्क्वायर। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/म्यू स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन और आंसर, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, हाँ, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या है ये। इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ अ इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जानता हूं √2 दिया हुआ है,
इट प्रोड्यूसेस द emergent ray which just grazes along the adjacent face. Grazes मतलब देखो ऐसे जाता है, ऐसे ये वाला रे ऐसे चला गया, emergent ray ऐसे टच करता हुआ चला गया, तो इसका मतलब ये हो कि एंगल ऑफ इमरजेंस 90 हो गया। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, मतलब आई पूछा हुआ है तो ध्यान से देखना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, राइट। पहले तो ध्यान से देखते जाओ, R2 निकाल लेता हूं, देखो R2 मिल जाएगा तो शायद आसान हो जाएंगी चीजें। पहले R2 निकाल लेता हूं। अब R2 कैसे मिलेगा, देखो सेकेंड वाले साइड में हाथ रख लो, ऐसे सेकेंड वाले साइड में हाथ रख लो, तो लेफ्ट वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n बाय स्नेल्स लॉ ऑन द सेकेंड सरफेस, बाय स्नेल्स लॉ ऑन द सेकेंड सरफेस, ऑन द सेकेंड सरफेस, सेकेंड वाले सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं। ओके, सेकेंड सरफेस पे हाथ रख लिया, लेफ्ट वाला मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है इनटू लेफ्ट वाला एंगल जो कि साइन R2 है इज इक्वल टू राइट वाला मीडियम जो कि एयर है तो 1 आएगा, इनटू राइट वाला, ये देखो ये लाइन पे लगा रहा हूं, ये लाइन पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, तो लेफ्ट मतलब इस तरफ, राइट मतलब इस तरफ, 1 इंटू साइन 90, राइट। तो ये तो पूरा 1 हो गया, n कितना है √2 साइन R2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1, तो साइन R2 होगा 1 बाय √2, और अगर साइन 1 बाय √2 होता है ना तो एंगल होता है 45, एंगल कितना होता है 45, एंगल 45, ठीक है। और सुनो, हम ये भी जानते हैं कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और A हम जानते हैं 60 है क्योंकि इक्विलैटरल प्रिज्म है, इक्विलैटरल प्रिज्म का एंगल कितना होता है 60, तो 60 इज इक्वल टू R1 प्लस 45, तो इससे मुझे R1 मिल जाएगा, R1 कितना मिला 15 डिग्री, 15। अब मुझे क्या चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो सिंपल, अब इस वाले देखो, इस इधर लगा दो स्नेल्स लॉ, इस पे फर्स्ट वाले सरफेस पे, सो बाय स्नेल्स लॉ ऑन द फर्स्ट वाला सरफेस, बाय स्नेल्स लॉ ऑन विच सरफेस, ऑन द फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस, तो अगर पहले वाले सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो देखो आंसर क्या आएगा, लेफ्ट वाला मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर, एयर है ना लेफ्ट में, तो 1 इंटू लेफ्ट वाला एंगल जो है साइन आई इक्वल टू राइट वाला जो कि n है, और राइट वाला राइट साइड में एंगल क्या है साइन R1, और याद रखना मुझे क्या निकालना है, मुझे I निकालना है, राइट। तो साइन I विल बी इक्वल टू √2, R1 तो मैं जानता हूं R1 15 है, तो I का आंसर आएगा I इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, √2 साइन 15, √2 साइन 15, साइन इनवर्स ऑफ √2 साइन 15, हाँ ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और इसी के साथ हमने रे ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, जहां जहां पे जरूरी था मैंने डायग्राम भी बना दिए। सो काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।